Hello everyone, once again welcome on the पहल क्लासेस वीएनएस। पहल क्लासेस वीएनएस के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के तीसरे चरण से संबंधित है। इस तीसरे चरण में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास कैसे हुआ, इसमें कौन सी घटनाएं थीं, कौन सी नीतियाँ जो विभिन्न राष्ट्र राज्य थे उसको फॉलो कर रहे थे, और जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं और जो उपनिवेश थे जहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा था उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि ये जो तीसरा चरण है ये शीत युद्ध के बीच का चरण है। शीत युद्ध के बीच का चरण का मतलब है कि 1945 से लेकर के 1990 तक का है। 90 के बाद आप देखेंगे कि यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो बाद में रसिया हुआ। तो उसका विघटन होने के जब होता है तो वहाँ से मान लिया जाता है कि शीत युद्ध का एक शीत युद्ध समाप्त हो गया। और उसके बाद की जो व्यवस्था आई यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से या उसके कोलैप्स होने के बाद उसको बोला गया शीत युद्धोत्तर विश्व। और इसके पहले जो दो चरण थे उसकी भी चर्चा हमने कर चुका है पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में। तो पहला चरण था 1648 से स्टार्ट होता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, और 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने तक। और दूसरा चरण है दो विश्व युद्धों के बीच का चरण, इंटरवार पीरियड 1919 से लेकर के 1939 तक। तो इस तीसरे चरण में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास को और उसके विकास के क्रम को समझने का प्रयत्न करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का तीसरा चरण। तीसरा चरण, ये तीसरा चरण शुरू होता है 1945 से लेकर के ये 1990 तक की ये अवधि है तीसरा चरण। इसमें देखिए कुछ घटनाएं थीं। देखिए इस दौर में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी और जो विश्व व्यवस्था उभर के आई उसको बोला गया बाइपोलर वर्ल्ड आर्डर। बाइपोलर वर्ल्ड आर्डर। बाइपोलर का मतलब होता है, बाई का मतलब दो है, पोलर का मतलब ध्रुव। तो इसको बोला गया द्विध्रुवी वर्ल्ड आर्डर का मतलब हुआ विश्व व्यवस्था। एक ध्रुव जो था, एक ध्रुव, एक पोल जो था वो यूएसए था, अमेरिका, और जो दूसरा पोल था वो यूएसएसआर था। यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स रिपब्लिक, रसिया के नेतृत्व में था, और ये अमेरिका था। इसको बोला गया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। अमेरिका के नेतृत्व में जो दुनिया बन रही थी, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था जिस दिशा में मूव कर रही थी, वो कैसा जगत था, इसको बोला गया कैपिटलिस्ट ब्लॉक, यानी पूंजीवादी। ये पूंजीवादी ध्रुव बना। और ये था कम्युनिस्ट ब्लॉक या कम्युनिस्ट पोल। पोल यानी साम्यवादी ध्रुव। रसिया ने इसको नेतृत्व दिया। रसिया, अब इसको देखेंगे ये कैसे इमर्ज करके आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरीके से शीत युद्ध की राजनीति में बदल रही है। इस शीत युद्ध यानी इन्हीं दोनों के बीच में, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चला।
इस दौर में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो आप देखिए कुछ घटनाएं घटी थी। यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था। कुछ कॉन्सेप्ट थे, पुराने कॉन्सेप्ट, जैसे बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। उस कॉन्सेप्ट की जगह पे एक नया कॉन्सेप्ट आया। विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे, तात्कालिक समय में, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, डेटरेंस ऑफ पावर या आतंक का संतुलन। तो बैलेंस ऑफ पावर नाउ बिकम डेटरेंस ऑफ पावर। आतंक का संतुलन क्यों? क्योंकि दोनों जो हेजेमोनिक गुट थे, हेजेमोनिक ब्लॉक, वर्चस्ववादी सुपर जो पावर थी, अमेरिका और सोवियत संघ, ये इन दोनों ने परमाणु हथियारों को विकसित कर लिया था और उनका भंडारण काफ़ी व्यापक स्तर पे कर लिया था। तो इसी वजह से ये संतुलन, ये शक्ति संतुलन के बजाय इसको बोला गया आतंक का संतुलन। और विंस्टन चर्चिल का ने जो फुलटन स्पीच दिया, फुलटन अमेरिका में जाकर, फुलटन एक जगह है, वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने जो स्पीच दिया, वो माना जाता है कि फुलटन स्पीच से ही शीत युद्ध की शुरुआत होती है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो कुछ कॉन्सेप्ट थे, उन कॉन्सेप्ट अब वो निरर्थक होने लगे। अभी बताया शक्ति संतुलन का की जो अवधारणा है, अब वो आतंक के संतुलन में बदल गई। अमेरिका ने, चूँकि जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध उसी के एक तरह से देखा जाए तो उस अंत भी हुआ तो अमेरिका के नेतृत्व में ही अंत हुआ। आपको पता है कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, उसके बाद जापान ने सरेंडर किया अमेरिका के सामने, और वहाँ जाकर के जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ऑफिशियली एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ से समाप्त हुआ। उसके बाद अमेरिका ने एक विश्व व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश की। तो अमेरिका ने जो विश्व व्यवस्था दिया, यूएसए, वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है उदारवादी विश्व व्यवस्था। उदारवादी विश्व व्यवस्था, उदारवादी विश्व व्यवस्था, आप पॉलिटिकल थियरी के जो क्लासेस हैं वहाँ पे आप पढ़ चुके होंगे कि उदारवाद का मतलब क्या होता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता में बल देता है, इंडिविजुअल की। उदारवाद जो है मार्केट फोर्सेस, बाजार की शक्तियों को बढ़ावा देता है, निजी प्लेयर्स को बढ़ावा देता है, जैसे अंबानी अडानी जो पूंजीपति हैं, इस तरह के लोगों को बढ़ावा देता है। उदारवाद राज्य के नियंत्रण को कम से कम करना चाहता है, राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहता है। कहता है कि आप व्यक्ति को अकेले छोड़ दो, हर बाजार के हवाले कर दो, और बाजार में उतनी क्षमता है कि वो सबके हित को साध सकता है। तो राज्य का नियंत्रण कम से कम हो, है ना। उदारवाद में भी कई धाराएं, नकारात्मक उदारवाद है, सकारात्मक उदारवाद है। जॉन लॉक का नकारात्मक उदार है, और एडम स्मिथ का, रिकार्डो का नकारात्मक उदारवाद है, जहां कहा जा रहा है कि व्यक्ति को अकेले छोड़ दो, लेसेस फेयर, मार्केट है, मार्केट सारा काम कर लेगा, राज्य को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं। लॉक ने भी कहा है, जॉन लॉक रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के पिता कहलाए वो। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का नारा दिया था जॉन लॉक ने। उदारवाद की ये थीम है। उदारवाद जो है राज्य के नियंत्रण और समाज के नियंत्रण से व्यक्ति को बचाना चाहता है। उदारवाद के लिए व्यक्ति क्या है? साध्य है, और राज्य या समाज क्या है? साधन है। आदर्शवाद से के ठीक विपरीत है ये। आदर्शवाद में आप देखेंगे तो व्यक्ति साधन है, राज्य क्या है? साध्य है। यानी राज्य के हित पे व्यक्ति के हितों की बलि दी जा सकती है, लेकिन उदारवाद में ठीक इसका अलग व्यवस्था है। तो आप देखिए, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निजी संपत्ति का, है ना, प्राइवेटाइजेशन का, उदारीकरण का ये समर्थन करता है। तो ये पॉलिसी है। उदारीकरण के समर्थन की जब बात आती है तो फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने की बात आती है। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि आयात और निर्यात पर राज्य जो नियंत्रण लगाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, दूसरे देशों से आ रही है, आयात कर रहे हैं, या दूसरा राष्ट्र आपके बाजार में अपनी चीज़ों को निर्यात करना चाहता है, बेचना चाहता है, और यदि आप सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा लगा देंगे,
आने वाली वस्तुओं की मात्रा को भी आप लिमिट कर देंगे, तय करेंगे। मान लीजिए कि एप्पल का फ़ोन है, अमेरिका से चल के आ रहा है इंडिया में, तो यदि भारत सरकार उस पर कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क ज़्यादा कर दे तो एप्पल का फ़ोन क्या होगा, महंगा हो जाएगा। और यदि यह भी तय कर दे कि नहीं नहीं, सिर्फ 10 ही एप्पल का फ़ोन आएगा एक साल में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो अब डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो वो और ज़्यादा जो है बिकेगा। लेकिन अगर भारत सरकार कह दे कि नहीं, आप जितनी मर्जी उतनी ले आइए एप्पल का फ़ोन, तो डिमांड के हिसाब से जब उपलब्धता हो जाएगी तो चीज़ें सस्ती होंगी। तो इससे क्या होता है, व्यापार को सुगमता मिलती है, फ्री ट्रेड, यानी आप कस्टम ड्यूटी को कम से कम करेंगे और जो मात्रा है उसको भी, जो उसका एक कोटा है उसको कुछ नियत कर देंगे बढ़ा करके। तो फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है। एफडीआई को अट्रैक्ट करने की बात की जाती है कि आप एक ऐसा अनुकूल माहौल बनाइए जिससे विदेशी निवेशक आपके देश के भीतर आएँ, इंडस्ट्री या जो भी है सेटअप करें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, मेक इन इंडिया, है ना, दुनिया भर के निवेशक भारत में आइए, भारत में निर्मित कीजिए, है ना, हम आपको एक अनुकूल माहौल देते हैं। तो ये सब जो नीतियां हैं, उदारीकरण की नीतियां हैं, वो क्या है, बाजार को बढ़ावा देने वाली हैं, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देनी है। इसी तरह यदि आप निर्यात करना चाहते हैं तो आपको निर्यात की भी सुविधा होनी चाहिए, कोई दूसरा देश आपके प्रोडक्ट पे फिर ऊंचा कस्टम ड्यूटी न लगाने पाए, है ना। यानी कुल मिलाकर के सीमा शुल्क को कम से कम करना है। अभी पॉलिटिकल इकोनॉमी की जब अप्रोच पे आएंगे, वहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, या आप देखेंगे वहाँ पे कुछ उपागम है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर के, वहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि फ्री ट्रेड क्या होता है, कस्टम ड्यूटी कैसे है, और जो रीजनल आर्थिक संगठन बनते हैं उन संगठनों के बनने का आधार क्या है, उसको हम वहाँ पे स्पष्ट कर देंगे। अभी बस इतना समझने की बात है कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता के तौर पे उभरा था और उसने अपने हिसाब से पूरी विश्व व्यवस्था को रन करना चाहा, तो उसने कुछ व्यवस्थाएं दी। तो देखिए, उदारवादी विश्व व्यवस्था की वो रचना करना चाह रहा था। वुड्रो विल्सन ने शुरुआत करी थी दूसरे चरण में, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिली थी। तो ये है उदारवादी विश्व व्यवस्था। मुक्त व्यापार किस पर आधारित थी, मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड पर यह व्यवस्था बननी थी, निजी प्लेयर को इसमें प्रोत्साहन मिलना था। देखिए, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ के बजाय क्या बना, संयुक्त राष्ट्र। अमेरिका ने इसको बनाया ना, संयुक्त राष्ट्र, यानी लीग ऑफ नेशन, यूएन, संयुक्त राष्ट्र आई, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ और इसकी सदस्यता सिर्फ यूरोपीय राष्ट्रों के लिए नहीं थी, वाइड स्प्रेड थी, पूरी दुनिया भर के जितने भी स्वतंत्र देश थे सबके लिए इसकी सदस्यता के द्वार खोल दिए गए थे। और आपको पता है कि राष्ट्र संघ जिस सिद्धांत पे काम कर रहा था उस सिद्धांत का नाम था सामूहिक सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र भी जिस सिद्धांत पे काम करना था इसको, वो भी सिद्धांत यही था, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। और देखिए, ब्रेटन वुड्स व्यवस्थाएं लेकर आया अमेरिका ने। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, आप सिलेबस पे चर्चा कर रहा था तो वहाँ पे आप IMF और वर्ल्ड बैंक, है ना, देखे थे ना, पढ़ना था। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ये संस्थाएं लेकर आए। वर्ल्ड बैंक किस लिए लेके आया अमेरिका ने, इसकी स्थापना के पीछे का कारण क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देश जो आपस में लड़े थे आर्थिक रूप से काफ़ी जर्जर हो चुके थे, तो उनकी इकॉनमी को गति देने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई कि दुनिया भर में जो भी तबाह हो चुके देश हैं आर्थिक मदद दी जाएगी। आर्थिक मदद मतलब लोन के रूप में, ताकि
इन राज्यों की बाह्य संप्रभुता गिरवी न होने पाए। एक और कारण था, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं, विद्वान, ये बताते हैं कि अमेरिका को कहीं न कहीं साम्यवाद का, यूएसएसआर का भय सता रहा था कि यदि हम इन देशों का, जो यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध से जो देश जर्जर हो चुके थे, यदि इनकी मदद नहीं की जाएगी तो कहीं न कहीं साम्यवादी व्यवस्था यहाँ पे पैर पसार लेगी, कम्युनिस्ट रिजिम। तो कम्युनिस्ट रिजिम का मतलब यही है कि वर्किंग पावर जो है वो किसके हाथ में चली जाएगी? वर्किंग क्लास के, श्रमिकों के, मजदूरों की सरकार बनेगी। तो वो ठीक पूंजीवाद के खिलाफ काम करेंगे, पूंजीपतियों के खिलाफ काम करेंगे। तो वो आशंकाएं थी, ये भी जताई जाती है। खैर, इस विश्व बैंक की स्थापना के पीछे का मूल उद्देश्य ये था कि जो भी देश जर्जर हो चुके हैं उनकी आर्थिक मदद करना है, और जो उनको लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, वो बहुत ही कम ब्याज पे दिया जाएगा, है ना। जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, वो बहुत ही लो होगा। ये देखिए IMF, इसका क्या रोल था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मनी कोष। देखिए आप फाइनेंस का क्या मतलब होता है? वित्त। वित्त, इसके दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है मनी। ठीक है, यानी वित्त है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। सुने कि नहीं सुने हैं? पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर क्या है? आपके यहाँ या मिनिस्ट्री देखें, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का मतलब ये दोनों, कैपिटल और मनी दोनों है। देखिए, जो भी फाइनेंस है 1 साल की अवधि का है तो उसको बोलेंगे मॉनेटरी, मुद्रा। यानी यदि मुद्रा का प्रचलन यानी वित्त का प्रचलन सिर्फ एक साल या उससे कम की अवधि का है तो ये हो गया मुद्रा, है ना, मनी। और 1 साल या उससे ज़्यादा का है, 1 साल से ज़्यादा का है, यानी आप कुछ भी लेन देन करते हैं 1 साल से ज़्यादा की अवधि का करते हैं तो फिर क्या माना जाएगा? उसी को पूंजी। तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार दोनों मॉनेटरी है, इसको समझने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको कोष बोला गया है ना, लिख देता हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फंड का मतलब क्या होता है? कोष होता है ना। मुद्रा हो गया ये, और ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने सब इसके मेंबर हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। तो इसके IMF का काम क्या था? IMF किस काम के लिए, उसको कार्य क्या संपादित करना था, उसको देखने का प्रयत्न करते हैं। IMF एक होता है आयात और निर्यात को जारी रखने देना, है ना। यानी ये चेक करना है कि कौन सा देश, जो इसका मेंबर देश है, वो आयात और निर्यात को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं, बैरियर तो नहीं लगा रहा है, प्रतिबंधित तो नहीं कर रहा है, ये चेक करने का काम करेगा। दूसरा चीज़ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन की समस्या को ये रिजॉल्व करेगा। भुगतान संतुलन का मतलब हुआ कि 1 साल की अवधि में कोई भी देश होता है जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है और जितनी वस्तुओं और सेवाओं का वो आयात करता है तो उसका मौद्रिक मूल्य होगा। मान लीजिए भारत ने 1 साल की अवधि में उसने 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया वस्तु और सेवा का, और 80,000 करोड़ रुपए का उसने
आयात किया तो शेष कितना बचा? 20,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ का क्या किया? निर्यात किया। और ऐसे समझिए 100,000 करोड़ रुपए का उसने मान लीजिए निर्यात किया और 80,000 करोड़ रुपए का उसने आयात किया तो शेष कितना बचा? 20,000। तो यानी ये भुगतान संतुलन, यदि भारत ऐसा करता है तो भुगतान संतुलन क्या है? भारत के पक्ष में है ना। अब यही उल्टा हो जाए, 80,000 करोड़ रुपए का उसने निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और इसका क्या किया? इंपोर्ट किया, तो अब क्या होगा? भुगतान संतुलन भारत के विपरीत होगा ना। यानी आपने कमाया 100 रुपया, 80 रुपया और खर्चा कितना हो रहा है? 100 रुपया, तो 20 रुपया क्या है? प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी करेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करेगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपको लोन देगा, वो सस्ता लोन देगा और 1 साल से कम की अवधि का होगा। समझ में आई ना? वहाँ बताया था ना अभी, मनी है ना। ये इंटरनेशनल कैपिटल फंड नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और देखिए और क्या करता है, करेंसी वार को रोकना। करेंसी वार को क्या करना है? रोकना है। करेंसी वार का क्या मतलब हुआ? करेंसी यानी मुद्रा, मुद्रा युद्ध को रोकना था। अब देखो मुद्रा युद्ध क्यों होता है, यानी पहले तो ये ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब भी होगा तो उसका व्यापार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्य मुद्रा है, उसको बोला गया है डॉलर। डॉलर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चाहे वस्तु का हो चाहे सेवाओं का हो, किस रूप में होता है? डॉलर के रूप में होता है। मान लीजिए यदि भारत से कुछ भी बेचना है बाहर के देशों में तो भारत की मुद्रा तो रुपया है और विदेशी फिर क्या करेंगे? मान लीजिए ये जो है ये 10 रुपये का मार्कर है तो भारत में बना है, भारतीय कंपनी ने बनाया है, उसको श्रीलंका में बेच रही है तो श्रीलंका का अपना श्रीलंकन मुद्रा है। तो वो क्या करेगी? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से या वहाँ का जो केंद्रीय बैंक है, जो वहाँ के ट्रेडर हैं, वो अपने देश की मुद्रा को देंगे और भारतीय मुद्रा को प्राप्त करेंगे। सॉरी है ना, मैं गलत बता दिया, भारतीय मुद्रा नहीं, डॉलर को खरीदेंगे। वो उनको डॉलर में ट्रेड होगा ना। डॉलर अभी बता रहा था ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुद्रा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में होगा? डॉलर में होगा। तो डॉलर खरीदेंगे, है ना। तो अब देखिए जैसे भारत को कोई चीज़ खरीदना है अमेरिका से, तो भारत को मान लीजिए यही मार्कर है वो अमेरिका से आ रही है, या एप्पल का सेब आ रहा है, सॉरी एप्पल की मोबाइल आ रही है अमेरिका से। आपके पास रुपया है, आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से या RBI से वो रुपया दे करके आप डॉलर पाएंगे और वो डॉलर आप जो है अमेरिका से जो एप्पल मोबाइल आ रहा है आप उस मोबाइल निर्माता को, वो जो भी व्यापारी है आप उसको देंगे। ऐसे होता है। तो उसमें देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी देश की जो घरेलू मुद्रा है डॉलर के मुकाबले उस मुद्रा का अवमूल्यन होता है, रुपये है ना, टूटता है, वो मुद्रा टूटती है। आप देखेंगे कि एक दौर में $1 के बदले में भारत की जो रुपया थी उसकी 45 रुपया, $1 US डॉलर भारत के 45 रुपये के बराबर था। आज वो देखिए 70 रुपये से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि मुद्रा का क्या हुआ है? भारतीय मुद्रा जो हमारे इंडियन रुपीस है उस रुपी का क्या हुआ है? अवमूल्यन हुआ है। और यह 2 तरीके से होता है, एक तो बाजार नियत करता है और दूसरा उस देश का जो केंद्रीय बैंक है वो भी नियत करता है। देखिए यदि आपके मुद्रा का अवमूल्यन होगा, कमज़ोर होगी, तो इससे क्या होगा? आपका जो निर्यात है वो बढ़ेगा और आयात क्या होगा? वो हतोत्साहित होगा। जैसे मान लीजिए ये समझने के लिए है
अभी $1 जो है 70 रुपये के बराबर है। ठीक है, $1 70 रुपये के बराबर है। और मान लीजिए कि अभी के समय में 140 रुपये आप पे करते हैं। एक मार्कर की कीमत है, मान लीजिए इसकी कीमत है $1। $1 है मार्कर की कीमत। आप देखिए, आपको निर्यात करना है ये मार्कर, तो फिर देखिए क्या होगा। अभी आप 2 मार्कर बेचना चाहते हैं, तो अमेरिका को कितना, और एक मार्कर की कीमत आपने 70 रुपये रखी है, तो 2 मार्कर की कीमत 140 रुपये हो गई। अब देखिए, तो अमेरिका का कोई कंज्यूमर खरीदता है ये मार्कर, तो उसको कितना डॉलर देना होगा? $2 देना होगा ना। 2 मार्कर खरीदने के लिए उसको $2 देना होगा। लेकिन यदि आपके मुद्रा का अवमूल्यन हो जाए और $1 के मुकाबले ये कितना हो जाए, 140 हो जाए, तब तो 2 मार्कर उसको $1 में मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि आपका जो है निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा, आयात क्या होगा, हतोत्साहित होगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए यही मार्कर है, अमेरिका से आ रहा है भारत में, आपको खरीदना है। एक 70 रुपया दे रहे हैं, $1 यदि इस मार्कर की कीमत है, तो आप 70 रुपया चुका रहे हैं। अब मान लीजिए आपका मुद्रा घट गया है ना, तो 140 हो गया डॉलर के मुकाबले, मुद्रा आपकी कमज़ोर हो गई। तो अब क्या करेंगे आप? मार्कर की कीमत $1 ही है, अब आपको एक मार्कर खरीदने के लिए 70 रुपये और पे करने होंगे, है कि नहीं है? 70 रुपये आपको और पे करना होगा। तो आप उसको खरीदना चाहेंगे? तो मुद्रा युद्ध का संबंध इसी से है। निर्यात, जब आपकी करेंसी टूटेगी, करेंसी का अवमूल्यन होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो निर्यात है वो बढ़ेगा और आयात क्या होगा, वो घटेगा। तो हर देश क्या करेगा, अपना आयात बढ़ाना चाहेगा और निर्यात को घटाना चाहेगा। और ऐसे में सभी देश चोरी छिपे क्या करेंगे, मुद्रा का अवमूल्यन करना शुरू करेंगे। ऐसा माना जाता है कि चीन ने चोरी जो युआन है, अपनी मुद्रा का चाइना ने 3 बार अवमूल्यन किया, चोरी किया। तो उससे आप समझ सकते हैं ना कि चीन का जो प्रोडक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ, बिकना शुरू कर दिया, उसका निर्यात बढ़ गया। तो अच्छा, मान लीजिए कि सभी देश अपने मुद्रा का अवमूल्यन करें, तब क्या होगा? तो मुद्रा युद्ध छिड़ेगा ना, है कि नहीं है? मुद्रा युद्ध, इसका मतलब है कि मुद्रा आपकी कमज़ोर हो रही है, आपकी अर्थव्यवस्था में उतनी जान नहीं है ना, लेकिन आप अपने मुद्रा को कमज़ोर कर करके अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं। तो इन्फ्लेशन, इसीलिए मुद्रास्फीति बोलते हैं ना उसको, इन्फ्लेशन की भी समस्या आती है। तो करेंसी वार, मुद्रा युद्ध को रोकने के लिए भी IMF का अमेरिका ने गठन किया। आप समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के IMF का गठन, फ्री ट्रेड, IMF और वर्ल्ड बैंक, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार को बढ़ावा यानी उदारवादी नीतियों के आधार पर बाजार को प्रोत्साहन देने की बात आई थी। दुनिया भर में देखिए, पूंजीपति क्या चाहता, पूंजीपति चाहता है कि वो जो सामान, प्रोडक्ट का जो भी सामान हो, मतलब चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सर्विस हो, वो अधिक से अधिक बिके, पूरी दुनिया भर में बिके। तो बाधा क्या है? बाधा बस यही है, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, और राज्यों की जो संरक्षणवादी नीतियां हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। दुनिया भर के जो भी पूंजीपति हो या फिर व्यापारी हो, वो यही चाहते हैं कि सरकारें ऐसी हों जो मुक्त व्यापार को, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने वाली हों, लिबरल पॉलिसी को फॉलो करने वाली हो, न कि कम्युनिस्ट पॉलिसी को। तो ये अमेरिका ने इस तरह से विश्व व्यवस्था की रचना करना चाहा। ठीक है, अब देखिए ये तो US का है।
एक और सुपर पावर था, हेजेमोन पावर, यूएसएसआर, है ना, वॉच कर रहा था कि अमेरिका कर क्या रहा है दुनिया में, है ये कौन सी व्यवस्थाएं लेके आ रहा है। ठीक उसका एंटी खेमे का था, वो भी सुपर पावर था, महाशक्तिशाली वो भी था, लेकिन एंटी खेमे में था वो। पूंजीपति मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन जो कम्युनिस्ट रिजीम है वो मुक्त व्यापार को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, है ना। तो बड़ी समस्या खड़ी हुई ना। तो वो देख रहा है कि वो अमेरिका एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहा है, इसका मतलब है कि वो इस व्यवस्था के माध्यम से, उदारवादी विश्व व्यवस्था के माध्यम से, वो अपना हेजेमोन, अपने वर्चस्व को दुनिया भर में फैलाना चाहता है, और साम्यवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कम्युनिस्ट रिजीम के लिए जो पूंजीवादी गुट है वो सबसे बड़ा खतरा है। तो यूएसएसआर ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया। यूएसएसआर ने एक सीरियस चैलेंज पोज कर दिया अमेरिका को। तो फिर दुनिया क्या होगी, वर्ल्ड क्या हो गया, दो खेमे में डिवाइड हो गया, दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया। बताया ना, एक तो इसी के नेतृत्व में बना कम्युनिस्ट ब्लॉक, साम्यवादी गुट, और दूसरा यूएसए के नेतृत्व में कैपिटलिस्ट ब्लॉक। ठीक है, साम्यवादी और पूंजीवादी। वर्ल्ड डिवाइडेड इन टू ब्लॉक्स, कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक। एक का अगुवाई सोवियत संघ ने किया और पूंजीवादी दुनिया गुट की अगुवाई जो है अमेरिका ने किया। अब देखिए दोनों क्या थे, दोनों सुपर पावर थे, दोनों हेजेमोन पावर थे, दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता में आ गए, कंपटीशन में, दुनिया भर में अपने अपने प्रभाव का ये विस्तार दोनों गुट करना चाह रहे थे। दोनों एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहे थे दोनों। तो दुनिया भर में हर जगह इनके हित भी क्या हुए, टकराने शुरू हो गए। दोनों ने परमाणु बम बना लिया, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाया, आईसीबीएम जिसको कहते हैं, आईसीबीएम। जैसे आप देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब 5000 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा रेंज वाली जितने भी जो मिसाइलें हैं वो सब क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब आप एशिया में बैठे हैं तो अमेरिकी महाद्वीप में मारने की क्षमता रखने वाली, यानी ये एशिया से, भारत से यदि मिसाइल चल रही है तो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का मतलब ही यही हुआ कि वो अमेरिकी महाद्वीप में जाए, वो अफ्रीकी महाद्वीप में जाए, है ना, वो पश्चिम एशिया में जाए, वो हर जगह चली जाए, तभी तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल महाद्वीप, उतनी बड़ी तगड़ी क्षमता वाली। और जैसे परमाणु बम आपके पास है तो बम को गिराने के लिए कैरियर चाहिए, वाहक। एक तो हो गई आपकी मिसाइलें और दूसरी हो गई आपके पास युद्धक विमान हो। तो उसको भी इन दोनों सुपर पावर्स ने विकसित कर लिया था अपने आर्थिक हितों को लेकर के, राजनीतिक हितों को लेकर के, व्यापारिक हितों को लेकर के, सामाजिक हितों को लेकर के और सामरिक हितों को लेकर के। दोनों महाशक्तियाँ दुनिया भर में हर जगह टकराने लगे। आपको बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी मेंबरशिप सबके लिए खोल दी गई थी, दुनिया भर के लिए खोल दी गई थी। तो दुनिया भर में जितने भी औपनिवेशिक जो उपनिवेश थे, जो औपनिवेशिक दासता के शिकार थे, वो जब स्वतंत्र हुए तो वो सब भी क्या हुए, संयुक्त राष्ट्र को ज्वाइन कर लिए। एक प्रक्रिया चली थी वी उपनिवेशीकरण की, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, है ना, इसको बोलते हैं वी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, वी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया किसके नेतृत्व में चली थी, यूएन के। और उसके पीछे जो बल देने वाला वो क्या, कौन था, यूएसए। यूएसए का मानना था कि अमेरिकी वर्चस्व में वृद्धि तब होगी जब पहले जो उपनिवेश हैं उन उपनिवेशों को आज़ाद
किया जाए। तो अमेरिका ने तो एशिया अफ्रीका में तो कोई अपना उपनिवेश बनाया नहीं था। वो जो है फ्रांस के उपनिवेश थे एशिया अफ्रीका में, ब्रिटेन के थे, बेल्जियम के थे, हॉलैंड या नीदरलैंड के थे, स्पेन के थे, है कि नहीं है, पुर्तगाल के थे उपनिवेश दुनिया भर में। तो अमेरिका को लगा कि जहाँ जहाँ उपनिवेश है इन राष्ट्रों के ऊपर दबाव डाल करके, जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी उनके ऊपर दबाव डाल करके, भाई अब उनको खाली करिए, छोड़िए, हटिए वहाँ से। आप वहाँ से नहीं हटेंगे तो यहाँ से खतरा आ जाएगा, ठीक है, वहाँ साम्यवादी आंदोलन हो जाएंगे, लाल क्रांति होने लगेंगी, तो फिर दिक्कत होगा। वर्किंग क्लास हर जगह अस्तित्व में आने लगेगा तो पूंजीवादी हितों को दुनिया भर में खतरा होगा। तो अब समय आ गया है, देखो आप लोग भी द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ करके जर्जर हो गए हो। अब तुम लोगों की भी शक्ति उतनी नहीं है कि दुनिया भर में हर जगह अपना डोमिनेंट को, अपने कंट्रोल को बनाए रख सको। तो बेहतर यही है ना, कि तुम लोग हट जाओ वहाँ से। देखो उन देशों में राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहे हैं, तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी उतनी नहीं है, तुम अपनी वैधता भी खो रहे हो, वहाँ पे शासन करने की वैधता भी खो रहे हो। अब अभी भी डटे रहोगे, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं। देखो भारत में गांधी है, गांधी के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। हट जाओ, नहीं तो वहाँ पे यूएसएसआर का प्रभाव पहुँच जाएगा, तो दिक्कत होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, भारत की स्वतंत्रता में, यानी ब्रिटेन भारत को छोड़ करके क्यों गए, ब्रिटिश क्यों गए, है ना, उसके पीछे कई कारण हैं, कई कारक जिम्मेदार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाह कारक ही जिम्मेदार नहीं है ना, कि ब्रिटिश भारत को छोड़कर चले गए क्योंकि ये भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसी बात नहीं है। भारत का नेशनल मूवमेंट काफ़ी शक्तिशाली था। देर सवेर ब्रिटिश को इंडिया छोड़ना ही था, चाहे 1947 में छोड़ते, चाहे 10 साल बाद छोड़ते, है ना। ब्रिटिश नहीं छोड़ते तो उन्हीं को दिक्कत थी। तो ये नहीं है कि सिर्फ यही एक वजह था, इसी वजह से भारत आज़ाद हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सशक्त दुनिया भर में जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी सशक्त हो चले थे। आप देखिए 2 विश्व युद्धों के बीच में अमेरिका के जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने जो 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया, उसमें था कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी आत्मनिर्धारण का अधिकार। हर राष्ट्र की जनता को आत्मनिर्धारण का अधिकार होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि उन्हें इस बात का निर्धारण करने का अधिकार है कि उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, उनकी अपनी आर्थिक व्यवस्था कैसी हो। इस बात का निर्धारण करने का, राष्ट्र बनने का, राज्य बनने का अधिकार किसको है? उस देश की नेटिव पीपुल को है, देसी जनता को है। विदेशी कौन होते हैं निर्धारित करने वाले? तो इस चीज़ को राष्ट्रीय आंदोलन ने भी मान लिया था कि नहीं, हाँ, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हमें भी चाहिए। भारत भी एक राष्ट्र है ना, भारत भी एक राष्ट्र है, तो उस राष्ट्र को भी राष्ट्रीय आत्मनिर्धारण का अधिकार मिलना चाहिए। हमको भी आप इंडिपेंडेंट कीजिए, हमें आप औपनिवेशिक दास्तां में क्यों जकड़े हुए हैं? हम राष्ट्र हैं, हमारी आकांक्षाएं कुछ और हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बस इतना ध्यान दीजिए कि प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन जब शुरू हुआ, विउपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसके पीछे की सोच क्या थी, है ना। अमेरिका अपने वर्चस्व को दुनिया भर में फैलाना चाहता था, और एक कहीं न कहीं इसका खतरा इसको था, आशंका कि कहीं इस विचारधारा का प्रचार प्रसार हर जगह न हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल अंततः पूंजीवादी हितों को ही खतरा होगा। तो इसलिए भी प्रयास इसने भी किया पर्दे के पीछे से, है ना। हाँ, अमेरिका के आने से विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया जब अपनाई गई तो इतना बार जरूर हुआ कि आज़ादी जो 10 साल, 5 साल, 15 साल खींच सकती थी और पहले मिल गई। इसने तीव्रता में को बढ़ा दिया था, बस इतना बार किया था उसने, ठीक है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स यही थे कि जो उपनिवेश एक एक करके आज़ाद होते गए, है ना। मेन जो है, जो सशक्त कारण था उनकी आज़ादी का, यही था कि वहाँ पे सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना, इसकी जो है ये उस आंदोलन के पृष्ठभूमि में ये काम कर रहा था। तो आप देखिए
खैर, उपनिवेशीकरण की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो जितने भी देश स्वतंत्र हुए इस प्रक्रिया के तहत, है ना, वो सब के सब क्या किए, यूएन को ज्वाइन कर लिए, यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिए सब। और जब ज्वाइन किए तो वहाँ पे नारा आया, एशिया एशियाइयों के लिए, अफ्रीका अफ्रीकन्स के लिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो क्षितिज है, पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो यूरोपीय राष्ट्र राज्यों की राजनीति समझी जाती थी, यूरोप के 5 से 6 बड़े राष्ट्र राज्य की राजनीति को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता था। अब एक्टर्स क्या हुए, बढ़ गए। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के हर नवोदित और स्वतंत्र देश इसके मेंबर बन गए। और धीरे धीरे जब इसके मेंबर बने तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, हमने बताया ना, जो व्यवस्था थी किस पे टिकी थी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी पर, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी ऑफ सॉवरेंटी, संप्रभुता की समानता, है ना, जो सिद्धांत था कि हर राष्ट्र राज्य यदि वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का सदस्य बनता है तो वो सिद्धांततः क्या है, समान हैसियत वाला है, वो संप्रभु है। प्रत्येक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। संप्रभुता के सम्मान करने का मतलब है कि उसकी आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता दोनों का सम्मान करेंगे। यानी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और सीमा के भीतर कोई भी देश आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, यानी कोई किसी भी देश को ये अधिकार नहीं होगा कानूनन कि वो जो है किसी देश की सीमा को, जो बाउंड्री है, राजनीतिक सीमा है, वहाँ पे हमला करे या उस देश के सीमा के भीतर जो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें हस्तक्षेप करे। तो ये हुआ, इस व्यवस्था पर आधारित थी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनी। तो इसमें जो नवोदित स्वतंत्र देश आए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से, वो भी अपने हितों को लेकर के क्या थे, काफ़ी मुखर थे कि भाई ठीक है, औपनिवेशिक जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, बड़े बड़े, उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हित सध रहा, तो हमारा भी हित सधना चाहिए। अब हम पहले की भूमिका में नहीं रहेंगे, है ना। आप लोगों ने हमारा बहुत शोषण किया, लेकिन अब हम शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या घरेलू राजनीति में सामाजिक आर्थिक ज़रूरतें, हमारे भी हित सधने चाहिए और व्यवस्था कुछ इस तरीके से चले कि सबका भला हो, है ना, सबका भला हो। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था बने वो सबके भलाई के लिए आए, है ना, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा देशों की भलाई के लिए न हो। बस एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये तो हुआ, एक और डेवलपमेंट हो रहा था। आप देखेंगे एक और डेवलपमेंट था, वो था नैम, है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था ये, इसको ध्यान दीजिए। अभी बताया कि दुनिया 2 गुटों में विभाजित हो गई, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। लेकिन जो तीसरी दुनिया के देश थे, जो उपनिवेश थे, औपनिवेशिक दासता के शिकार थे, जब वो आज़ाद हुए तो उन तीसरी दुनिया में कुछ नेता थे जो बड़े ही बुद्धिमान किस्म के नेता थे। जैसे भारत में नेहरू थे, है ना, मिस्र में इसी तरह, इंडोनेशिया में, घाना में, युगोस्लाविया में, है ना। नेताओं के नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मार्शल टीटो, वामे एनक्रुमा, सुकर्णो, है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे नेता थे तीसरी दुनिया के भी। तीसरी दुनिया की विकास की अपनी समस्याएं थी, क्योंकि ये इनका लंबे समय तक शोषण हुआ था, आर्थिक शोषण, तो इनके पास कुछ था नहीं। और अभी भी ये आर्थिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए ये जो है विकसित दुनिया पर, है ना, औपनिवेशिक शक्ति पे ही, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी हुआ, अमेरिका हुआ या सोवियत संघ हुआ, इन पर ही निर्भर थे। यानी इनको जो है अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ज़रूरतों, जो विकास के लिए क्या था, देखिए राजनीतिक रूप से तो इन्होंने जो लगभग
जो पश्चिमी मॉडल है शासन व्यवस्था को, उसको अपना लिए थे, लोकतंत्र को। तो अब जब लोकतंत्र को अपनाए तो जनता की अपेक्षाएं पे खरा उतरना भी राष्ट्रीय, जो यहाँ की राष्ट्रीय सरकारें थी, उनकी जिम्मेदारी आ गई। तो उनके पास भी सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या थी उनके सामने, और विकास करने के लिए इनके पास न तो पूंजी थी और न ही इनके पास तकनीक थी। पूंजी और तकनीक कहाँ थी? पश्चिमी देशों के पास थी, जो इनका शोषण किए थे अतीत में। तो अब इन लोगों ने सोचा, तीसरी दुनिया के बड़े नेताओं ने सोचा कि यदि हम लोग इसमें से जो दो गुट हैं, किसी गुट का पक्ष लेंगे तो हो सकता है कि वो है ना, हमारी जब मजबूरी बन जाएगी, हम किसी एक पर निर्भर हो जाएंगे, तो बाद में हमारा वो शोषण करेगा। जब वो जान जाएगा कि हमारे पे ही निर्भर है तो फिर वो नचाएगा अपने हिसाब से। तो इन लोगों ने सोचा है, यहाँ इन देशों के नेताओं ने, कि हम ऐसा करते हैं, किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनेंगे हम लोग, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हर तरफ से है। हमें सोवियत संघ से भी मदद चाहिए और जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उनसे भी मदद चाहिए। तो इसलिए क्या किया इन लोगों ने? दूरी बना के रखा, समान दूरी, है ना, समान दूरी दोनों गुटों से। और किसी भी मिलिट्री गुट में का भी सदस्य नहीं बने। अमेरिका के नेतृत्व में क्या था? नेटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वार्सा पैक्ट था इधर, है ना, वार्सा पैक्ट, सोवियत संघ के, यूएसएसआर, और इधर जो है यूएसए के नेतृत्व में। तो जो तीसरी दुनिया के देश थे, जो गुट निरपेक्ष देश थे, न तो इसको ज्वाइन किए और न ही दोनों सैन्य गुटों से अपने आप को दूर रखे। देखिए, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, मूलतः वो, उसके मूल में क्या था, क्या भावना थी? कि विदेश नीति की स्वतंत्रता, है ना, विदेश नीति की स्वतंत्रता। विदेश नीति की स्वतंत्रता चाहते थे। तीसरी दुनिया के देश जो है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये तीसरी दुनिया के देश अपनी मर्जी से किसी भी देश के साथ संबंध बनाए, अपनी मर्जी से। ऐसा ना हो कि हम किसी गुट का सदस्य बन जाए तो हमारी विदेश नीति क्या हो जाए? गिरवी हो जाए। हम अपनी पसंद से कहीं आ जा नहीं सकते, हम अपनी पसंद से किसी देश के साथ संबंध नहीं बना सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के पीछे जो मूल भावना थी, विदेश नीति की स्वतंत्रता की। यूजीसी नेट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कॉन्सेप्ट के लेवल पे। और आप एक अभी सा याद आया है कि जो सेकेंड फेज पढ़ा रहा था एवोल्यूशन का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का सेकेंड फेज, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट फेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले फेज से कि शक्ति संतुलन का स्वर्णिम युग कब था? 1814 से 1914 तक। हाँ, देखिए विकास सही बताया, 1814 से 1914 तक, है ना। तो क्वेश्चन बनते हैं कॉन्सेप्ट के लेवल पे। अब जिसको नहीं पता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास कैसे हो रहा है, वो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा, वो ढूंढने लगेगा कौन सा साल था, है ना। तो ये चीज़ें हैं 1814 से लेकर के 1815 से लेकर के 1914 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक। क्यों? क्योंकि शक्ति संतुलन की वजह से कोई बड़े युद्ध नहीं हुए, है ना। ये सर शांति बनाए रखने में शक्ति संतुलन ने उस समय काफ़ी योग दिया था। ठीक है। तो देखिए, तीसरी दुनिया ने दोनों गुटों को रिजेक्ट किया। दोनों गुटों का रिजेक्ट करने का मतलब ये था कि दोनों किसी भी गुट के साथ बंधे नहीं, है ना, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे और ज़रूरत पड़ने पर दोनों गुटों से लाभ उठाना था। हालांकि बाद में जॉन फोस्टर डलेस, अमेरिका के जो विदेश सचिव थे, देखो अमेरिका में विदेश मंत्री को फॉरेन सेक्रेटरी बोला जाता है, हमारे यहाँ मिनिस्टर कहते हैं, वहाँ पे सेक्रेटरी बोला जाता है। तो वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव, हमारे यहाँ विदेश फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं। तो जॉन फोस्टर डलेस ने बोला कि जो नैम की जो पॉलिसी थी तीसरी दुनिया के देशों ने लगाई थी, वो अवसरवादिता की पॉलिसी थी, है ना, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिसी थी। जब जहाँ उनकी ज़रूरत उन देशों की रहती थी वैसे घूम जाते थे, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था, है ना। बड़े परेशान थे, दोनों परेशान थे, दोनों सुपर पावर। लेकिन ऐसा नहीं है कि नैम की पॉलिसी
केवल अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिसी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरी दुनिया के देश इस बात को लेकर के हमेशा सशंकित और आशंकित रहते थे कि कहीं ऐसा न हो फिर से उनके ऊपर जो है उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद लाद दिया जाए, जिसको आर्थिक साम्राज्यवाद बोला गया। वो हमेशा इस बात से डरते थे। तो इसीलिए एक सशक्त अपनी एक अलग पहचान चाहते थे कि नहीं, हम अभी आज़ाद हुए हैं, है ना, और हम अपनी बाह्य संप्रभुता को गिरवी नहीं रखना चाहते। ठीक है, ये भी असर्सन था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे। ऐसा आप सीधे सीधे नहीं कह सकते कि ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिसी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब आप देखिए, तो ये हुआ 1945 से लेकर के 1990, ये दौर था कैसा, कोल्ड वार का, है ना। दोनों सुपर पावर क्या हुए, शीत युद्ध में फंस गए। शीत युद्ध में फंस गए दोनों सुपर पावर, दुनिया भर में हर जगह टकराए उनके हित। अब आप देखिए, दोनों महाशक्तियां किसी को टॉलरेट करने के अवस्था में नहीं थी, मुद्रा में नहीं थी। शीत युद्ध का मतलब हुआ है कि हर तरफ से तनाव, लेकिन डायरेक्ट युद्ध नहीं होना। तनाव के सिचुएशन हमेशा बने रहे। 1962 का क्यूबा का मिसाइल संकट, ऐसा लगा कि ये क्यूबन मिसाइल संकट, इस संकट के दौरान ऐसा लगा कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध होगा ही, और तीसरा विश्व युद्ध होने की आशंका आ गई थी इस संकट के समय। ऐसे बहुत से संकट आए जब लगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध हो सकते हैं। कोरिया का संकट हो, स्वेज का संकट हो, स्वेज संकट, कई दुनिया भर में ऐसे बहुत से संकट आए। जैसे जब लगा कि दोनों महाशक्तियां परमाणु युद्ध का निर्णय ले सकती हैं, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, सभ्यता के लिए खतरा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। कई मुद्दों पर, बहुत से मुद्दों पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में मतभेद थे, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने कहीं टकराया नहीं, डायरेक्ट युद्ध में नहीं गए। इसीलिए इस पूरे पीरियड को बोला गया शीत युद्ध का दौर। मतलब कहते हैं ना, तनावपूर्ण माहौल है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, जिलाधिकारी से जब मुख्यमंत्री रिपोर्ट करते हैं, बताओ तुम्हारे ज़िले में स्थिति दंगा वंगा फैल गया तो अभी क्या पोजीशन है, तो जिलाधिकारी की ही ड्यूटी होती है बताने का पूरा उस ज़िले के अंदर जो भी हो रहा है, क्योंकि एसपी भी उन्हीं के अंडर में होता है ना। जितने भी फोर्सेज हैं ज़िले के अंदर सब उसके अंडर में हैं। तो वो मुख्यमंत्री को सूचित करते हैं जिलाधिकारी कि हुजूर, तनावपूर्ण स्थिति है दो समुदायों के बीच में, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। ठीक है, तो वैसा ही था शीत युद्ध के दौर में, तनावपूर्ण स्थिति थी लेकिन स्थिति नियंत्रण में थी, है ना। ये चीज़ें थी। अब आप समझिए कि कई मसलों पर अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी किए, है ना। निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में भी शामिल हुए, शस्त्र नियंत्रण की भी प्रक्रिया में शामिल हुए। इसी दौरान जैसे साल्ट 1, साल्ट 2, NPT की संधि जो हो रही थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना, परमाणु अप्रसार की संधि, कई ऐसी संधियाँ थी। वैश्विक संधियाँ भी थी और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में द्विपक्षीय संधियाँ भी थी कि एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर की नीति पर चले, टकराहट से बचने के लिए ही, है ना। तो इस तरह की शक्तियाँ थी। अब आप देखिए, UN क्या कर रहा था शीत युद्ध के दौर में, यूनाइटेड नेशन, इसको जो रोल दिया गया था जब इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसको जो रोल दिया गया, यानी जो इसको भूमिका निभानी थी, वो उस तरह की भूमिका नहीं निभा सका। उसका कारण यही था कि जो सुरक्षा परिषद थे उसमें सोवियत संघ और अमेरिका दोनों था, और किसी भी मुद्दे पर, ठीक है, ठीक तरीके से कभी भी वो दोनों देश और दोनों महाशक्तियाँ सहमत नहीं हो सके, कोई एग्रीमेंट ही नहीं बन सका। तो कई मुद्दों पर जो है UN क्या हुआ, काम नहीं कर सका जिसको करना चाहिए था। UN तभी काम करेगा, UN की मेंबरशिप भी तभी मिलेगी किसी देश को जब सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य देश जो है वीटो का प्रयोग न करें। अगर कोई भी देश वीटो का प्रयोग कर दिया तो
कोई देश यदि मेंबर भी बनना चाहे तो नहीं बन पाएगा। किसी भी मुद्दे पर मान लीजिए शांति सैनिक भेजे जाने हैं, पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाना है, तो वहाँ पे भी वीटो नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका और सोवियत संघ दो विपरीत खेमे में थे, दोनों जम के एक दूसरे के खिलाफ वीटो करते थे। अमेरिका कुछ चाहता था तो सोवियत संघ वीटो कर देता था, सोवियत संघ कुछ चाहता था तो अमेरिका वीटो करता था। और थैंक्स टू सोवियत संघ, है ना, कश्मीर के मुद्दे पे सोवियत संघ ने इतनी बार वीटो किया है कि शायद किसी भी मुद्दे पर अब तक वीटो नहीं हुआ है सुरक्षा परिषद में। आप समझिए इस चीज़ को गंभीरता। इसीलिए कहा जाता है कि सोवियत संघ जो है, नाउ रसिया, भारत का ट्रस्टेड फ्रेंड है। ट्रस्टेड मतलब विश्वसनीय, भरोसे वाला है। उस समय उस शीत युद्ध के दौर में यदि सोवियत संघ वीटो नहीं करता तो हो सकता है कश्मीर का मसला कुछ और होता। आप समझिए। और भारत की पोजीशन आप देखेंगे ना सुरक्षा परिषद में, जब भी अस्थायी सदस्य बना है, कई बार बन चुका है भारत अस्थायी सदस्य, है ना, लेकिन वो क्या हुआ सुरक्षा परिषद में कभी भी कोई पक्ष नहीं लिया, ना तो यस न तो नो, हमेशा अब्सटेन किया है। अनुपस्थित, जब मतदान होता है तो अनुपस्थित हो जाता है भारत, है ना। कभी भी किसी मुद्दे पर क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया इंडिया ने। ये भारत का इतिहास है, आप उठा के देख लीजिएगा। कोई मुद्दा आया, यूएन में मतदान करना है भैया, पक्ष में है कि विपक्ष में, उठ करके चले जाते थे। आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए पक्ष में है कि विपक्ष में, हम जा रहे हैं, हमसे मतलब नहीं है ना। लीडरशिप, अब आप समझिए कि लीडरशिप देने का मतलब है कि यदि कोई व्यवस्था आ रही है तो आप उसकी अगुवाई कर रहे हैं तो आपको उस व्यवस्था का बर्डन भी तो वहन करना है ना। तो शायद भारत उस पोजीशन में कभी रहा ही नहीं, इसलिए हट जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इवन जो है, जो उसको रोल दिया गया, जो भूमिका, जिस भूमिका को निभाने की उससे अपेक्षा की गई थी, उस भूमिका को नहीं निभा सका। उसका कारण यही था कि दोनों महाशक्तियाँ सुरक्षा परिषद में कभी एग्रीमेंट पे पहुँच ही नहीं सकी। लेकिन एक चीज़ था, आप ध्यान रखिएगा कि यूएन का जब गठन किया गया तो आपको मालूम है कि शीत युद्ध का दौर था, और उसमें जो यथार्थवादी सिद्धांत है, रियलिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, प्रोपाउंडेड बाय सिस्टमैटिक वे में जो है प्रतिपादित किया गया हांस जे मार्गेंथाउ के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि एसेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार तत्व क्या है, तो वो है पावर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई विदेश आता है विदेश नीति के माध्यम से तो अपने राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहता है। मार्गेंथाउ के लिए शक्ति साधन है, और साधन के साथ साथ क्या है, साध्य भी है। पावर इज बोथ एंड एंड मीन्स। तो इसमें आप देखिए कि जो शक्ति की भूमिका थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो दोनों जो सुपर पावर थे वो अपने शक्ति बढ़ाना चाह रहे थे लगातार। इस वजह से भी जो संयुक्त राष्ट्र है वो काम नहीं कर सका, है ना। कन्फ्रंट्रेशन थे, पावर इक्वेशन था, है ना। शक्ति के भूमिका पर बल दिया जा रहा था। तो इसलिए यथार्थवादी जब रियलिस्ट अप्रोच आया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन करने का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति समझ विकसित करने का, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं को कैसे समझा जाए, उस पर कैसी एक समझ को कैसे विकसित किया जाए, कैसे उस पर यदि समझ हमारी विकसित होगी तो उसके बाद हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। तो पहले आपको समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के पीछे का वजह क्या है। थ्योरी का काम ही यही होता है कि व्याख्या करना कि जो चीज़ें घट रही हैं उसका कारण क्या, वाई, क्यों कोई चीज़ें घट रही हैं। जब आप उस क्यों को जान जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। तो 1945 से लेकर के 1990 तक इस पूरे शीत युद्ध के दौर में, इस पूरा दौर ही था, उसमें एक आप देखेंगे तो बैलेंस ऑफ टेरर था। शीत युद्ध के दौर में बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से दोनों महाशक्तियां कभी प्रत्यक्षतः टकराए नहीं, और न्यूक्लियर बम ने
काम किया, जॉब कैसा काम किया, कूलिंग करने का जॉब किया। अगर दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु बम नहीं होते तो कब का वो टकरा चुके होते और एक तीसरा विश्व युद्ध हो चुका होता। तो इसलिए कहा गया कि जो तीसरा फेज था, जो शीत युद्ध का दौर चला, उसमें परमाणु बम ने कूलिंग करने का काम किया, यानी उसको ठंडा करने का काम किया। शीत युद्ध की गर्माहट को उसने ठंडा करने का काम किया। तो ये तीसरा चरण था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास कैसे हुआ उसकी समझ विकसित हुई होगी। थैंक यू, थैंक्स।